ठीक, देखिए सही और फैसला कैसे गलत होगा कैसे नहीं होगा, देखिए चूंकि कॉलेज क्या है, एक संस्था है, और संस्था में एक नियम लागू होता है, समानता। क्या मैं आपको यहां पढ़ाने आता हूं तो एक स्पेशल बच्चे पर अटेंशन रहता है मेरा? क्या स्पेशल बच्चों को मैं ट्रीटमेंट करता हूं कि नहीं, सिर्फ मैं इस दो बच्चों से बात करूंगा, बाकी से मैं बात ही नहीं करूंगा, सिर्फ मैं दो बच्चों को देखूंगा, बाकी को मैं देखूंगा? क्या मैंने अभी कभी कभी किया? मेरे लिए साहब आप वहां से लेकर यहां तक मेरे लिए पूरी क्लास इक्वल। चूंकि ये कॉलेज है, संस्था है, यहां पर समानता होती है। और चूंकि कॉलेज को यह तय करने का अधिकार है कि वहां पर कैसे ड्रेस हो, ड्रेस कोड निर्धारित करने का अधिकार कॉलेज के पास है। वो चाह लें तो आपको जीन्स पर प्रतिबंध लगा देंगे, वो चाह लेंगे तो आपको साड़ी या फिर जो रिप्ड जीन्स आते हैं, कटे फटे वाले जीन्स, उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये कॉलेज का प्रशासन तय करता है कि वहां कैसी हमें अरेंजमेंट बनानी। यदि कॉलेज ने तय कर दिया कि आप किसी भी तरह का धार्मिक जो आपका, नहीं बेटा, पढ़ाने के दौरान इतना खुल के नहीं बोला करते, जो धार्मिक चिन्ह है आप उसे धारण करके कृपया यहां ना आइए, कॉलेज के अंदर ना आइए, कॉलेज के बाहर तक धार्मिक आचरण कीजिए, पर कॉलेज के अंदर एक आम स्टूडेंट हैं आप, तो कॉलेज इसी नियम का पालन करते हैं और कहते हैं कि कॉलेज में आप आएंगे तो आप एक आम स्टूडेंट की तरह आएंगे और ड्रेस कोड का पालन करें। ये नहीं कि आपने ड्रेस अंदर से तो पहनी है, पर उसके ऊपर भी एक आवरण आपने पहन रखा। आप ये नहीं कि यहां पर टाई की जगह भगवा कलर का गमछा डाल के जा, तिलक की यहां की जगह पूरे माथे में त्रिपुंड बना के जा। यदि कॉलेज वाला चाहे लेगा तो कहेगा कि बेटा यहाँ का एक नियम समझाएगा, पहले आचरण पर स्वतंत्रता है, पर उन्हें ड्रेस कोड पूरा का पूरा निर्धारित करने का अधिकार। समझ रहे? तो हाँ, यदि उन्हें इतनी छूट मिली है तो कॉलेज तय करेगा कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं। कॉलेज का ये नियम है। कॉलेज के अंदर सभी बच्चे इक्वल होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। जब सरकार ड्रेस बांटती है तो क्या एक भेदभाव करती है? सरकार जब अनाज देती तो क्या भेदभाव करती है? सरकार जब सुविधाएं देती तो भेदभाव करती है? सबको इक्वल, उनके लिए सब एक। तो यही समझाना था। पेपर में बहुत बार न्यूज में सुनेंगे, कई बार हड़ताल होती है, कई बार बवाल होता है, वो सिर्फ इसी का फायदा उठाते हैं कि हमें आचरण करने की स्वतंत्रता है, आचरण कर सकते हैं, पर कॉलेज के अंदर। अब कोई वकील कोर्ट में जाए और बिना काला कोट पहन के चला जाए, है किसी की हिम्मत? जो जज बैठा होगा तुरंत भगाएगा और फाइन लगा देगा, केस सुनेगा भी नहीं, कहेगा काला कोट का है तुम्हारा। आप वहां पर अपने धार्मिक आचरण, मतलब भगवा कलर का, आप ये नहीं पूरा व्हाइट व्हाइट कोटी बनवा के चले जाए, आप ब्लैक कलर का पूरा बुरका पहन के नहीं जा सकते कि नहीं हम बुरके में ही सुनवाई करेंगे। होता है कई देशों में कई नियम हैं, पर उनके नियम अलग, हमारे भारत देश का एक अलग नियम। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है कि हाँ, इसका कहीं दुरुपयोग भी होता है, कहीं फिर यूज भी होता है। अनुच्छेद 26 लिखिए। 26 लिखो, इसमें लिखो प्रत्येक समुदाय को धार्मिक कार्यों की प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार होगा। धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार होगा। अधिकार, प्रबंधन का मतलब क्या हुआ? देखिए, मैनेजमेंट का मतलब, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी नवरात्रि चल रही,
नवरात्रि में आपने देखा होगा कि मंदिर का एक स्वयं का एक समिति होती है, या फिर जहां भी आपने देखी होगी जो मूर्तियां रखी हैं वहां पर भी एक कमेटी बनी होती है, बनी होती कि नहीं बनी? और ये कमेटी ही तय करती है कि पूजा कितने बजे होगी, हमें चंदा किससे कितना लेना है, हमें किस तरह का डेकोरेशन करना है, यही लोग तय करते हैं। आप मंदिर की कोई भी समिति होगी तो मंदिर समिति तय करती है कि कितने बजे तक गेट खोला जाए, कितने बजे तक गेट बंद कर दिया जाए, क्या यहाँ पर भक्तों को सुविधाएं दी जाए, साइकिल स्टैंड कहाँ पर बनाया जाए, क्या उन्हें नाश्ते की सुविधा दी जाए, क्या पानी की सुविधा दी जाए, सारे काम कौन करेगा? ये समिति। इसी तरह जो मूर्ति पंडाल होते हैं वो भी इसमें एक समिति होती है छोटी सी, वो सारा तय करती है कि किस तरह हमारा 9 दिन कटेंगे, हमारी किस तरह की व्यवस्थाएं बनी रहें ताकि वहां पर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। मतलब धार्मिक कार्य, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल जैसे मस्जिद होती है, मस्जिद में भी ऐसी कोई ना कोई समिति होगी, प्रबंधन समिति होगी जो मस्जिद का रख रखाव करती होगी, मस्जिद को कंडक्ट करती होगी। ऐसे गुरुद्वारा में भी प्रबंधन समितियां होती हैं, गुरुद्वारा में भी विशेष पद होते हैं, समितियां होती है, तो इसमें कोई एक अध्यक्ष होता है, कोई उपाध्यक्ष होता है, कोई सचिव होता है, कोषाध्यक्ष होते हैं, सब ये पदाधिकारी होते हैं। तो क्या इन्हें सरकार नियुक्त करती है? नहीं ना, किसी भी तरह का इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहता कि किसे अध्यक्ष बनाना किसे नहीं बनाना। ये प्रबंधन समिति या यहाँ के जो जान पहचान या फिर बहुमत जिसके पास पक्ष में है वही अध्यक्ष बन जाता है, या फिर सहमति से बना लेते हैं कि आप अध्यक्ष बन जाओ, महासचिव आप बन जाओ, कोषाध्यक्ष आप बन जाओ, आप ये बन जाओ, आप ये करो, कैपेसिटी के अनुसार। तो मतलब आपको प्रत्येक धर्म को यह आजादी है कि आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कैसे करना चाहते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। आप मतलब ये भी तय कर सकते हैं कि आप यदि मंदिर जाएं, टेंपल जाएं, गुरुद्वारा जाएं, तो यदि आपसे वो 10 रुपए का टिकट लेना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें प्रबंधन करने का अधिकार। जैसे आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ा मेला लगता है, कोई मंदिर टाइप का, मंदिर से जुड़ा हुआ कोई मेला है, तो आपने देखा होगा कि वहां एक साइकिल स्टैंड बनवाया जाता है या फिर जो गाड़ियों का स्टैंड बनवाया जाता है। इस स्टैंड में फिर आपसे क्या लिया जाता है? लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? जैसे आप अभी यहाँ विंध्यवासिनी जाइए तो वहां पर एक स्टैंड बना होगा, वहां पर आपसे स्टैंड में गाड़ी करने के लिए 10, 15, 20 रुपए जितना चार्ज होगा वो लेंगे। क्या वो पैसा सरकार को जाएगा कि या मंदिर ट्रस्ट को जाएगा? मंदिर ट्रस्ट को जाएगा। तो मंदिर ने ही तय कर रखा होगा ना, एक व्यक्ति को ठेका दे दिया गया कि आप ठेका ये लीजिए और जितना पैसा आएगा उसमें जो भी परसेंटेज डिवीजन जो भी करना होगा वो सारा तय किया होगा। तो मतलब वो टैक्स भी लगा सकती, पर ये नहीं लगा सकती कि कोई स्पेशल टैक्स नहीं लगाएगी, जैसे कि सिर्फ इसी धर्म से वसूला जाए। साइकिल स्टैंड है, वहां पर सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा कि जो हिंदू होगा उससे वसूला नहीं जाएगा, ईसाई आएगा, सिख आएगा, पारसी आएगा, उससे वसूला जाएगा। ये भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब भेदभाव है पर धार्मिक तरीके से नहीं कि किसी का आपने देख लिया कि कोई घूमने गया है, टहलने गया है, देखने गया है और उसने गाड़ी खरीदी कि नहीं आप तो साहब आए हैं तो आपसे हम 10,000 रुपए लेंगे आपकी गाड़ी का, है साइकिल उसकी 5,000 की, पर वो 10,000 का टिकट लेगा, कहेगा ऐसा मैं कंधे में रख के चला जाऊंगा। समझ रहे हैं? तो उसके तहत ये है प्रबंधन का मतलब है ये। समझ में आया? आगे लिखो अनुच्छेद 27। इसमें लिखिए राज्य राज्य किसी धर्म विशेष को विशेष सुविधाएं देने का कार्य नहीं करेंगे। राज्य किसी धर्म विशेष को विशेष सुविधाएं देने का काम नहीं करेंगे। सुविधाएं देने का काम नहीं करेंगे।
और इस कार के लिए विशेष प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाएगा, विशेष प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। अब इसका मतलब समझिए, मतलब राज्य को निर्देश दिया गया है कि आप प्रत्येक धर्म से इक्वल डिस्टेंस रखेंगे। मतलब ये आपने देखा होगा, एग्जांपल आपको बताऊं, जजिया कर नाम सुना है? जजिया कर किस पर लगता था? जो गैर इस्लाम, सिर्फ हिंदू नहीं था, जो गैर इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति थे उन पर एक टैक्स लगाया जाता था उनकी सुरक्षा की एवज में, जिसको बोला जाता था जजिया। जजिया कर क्या कर रहा? भेदभाव कर रहा, स्पष्ट रूप से बता रहा है कि ये एक धर्म विशेष के व्यक्ति से ही लेगा, और इससे टैक्स आएगा, टैक्स से पैसा आएगा, पैसे का खर्च कहीं भी किया जा सकता है, किसी भी सेक्टर में। राजा के पास टैक्स पैसा आएगा तो पैसा वो कहीं भी खर्च कर सकता, हो सकता है कि सिर्फ अपने विशेष धर्म में खर्च करे, हो सकता है वो किसी विशेष धर्म में ना खर्च करे, अपने ऊपर खर्च करे। तो ऐसे ही राज्यों को निर्देश दिया गया है कि आप स्पेशल टैक्स नहीं लगा सकते, मतलब आप सिर्फ इस्लाम पर टैक्स नहीं लगा सकते, सिर्फ आप हिंदुओं पर टैक्स नहीं लगा सकते, सिर्फ आप ऐसे कोई जजिया वाला कार्य नहीं लगा सकते। मान के चलिए राज्य को बहुत सारा क्या मिलता है, टैक्स मिलता है, आप लोग टैक्स देते हैं, हर तरह का टैक्स देते हैं, और वो टैक्स का प्रयोग सिर्फ एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सरकारी पैसा है, सरकारी पावर है, सरकारी संपत्ति है, उसे सिर्फ एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग नहीं किया जाए। यदि बढ़ावा ही देना है तो सभी के लिए किया जाए। आप इस धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसको भी दीजिए, उसको भी दीजिए, इसको किसी भी तरह का कोई भेदभाव। जैसे यूपी का एग्जाम्पल, आपको क्या यूपी में लगता है कि ऐसा इस आर्टिकल का दुरुपयोग हो रहा है या पालन किया जा रहा है? आपको मैंने समझा दिया, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या उत्तर प्रदेश में इस आर्टिकल का दुरुपयोग हो रहा है या पालन किया जा रहा है? कोई दुरुपयोग तो बोलो, मैं फिर समझाऊं इसे। आपने देखा होगा कई जगह अपने हिसाब से काम करते हैं, जैसे योगी साहब, योगी साहब कहीं भी जाएंगे तो उन्हें चाहिए क्या? उनके कपड़े भी भगवा, जहां वो कुर्सी में बैठेंगे वो भी भगवा मिलनी चाहिए। आपने देखा उनकी कभी मीटिंग यूट्यूब में, तो आपको समझ में आएगा कि वो किस नेचर के व्यक्ति। ठीक, आपने देखा होगा कि एक वो समुदाय को, विशेष समुदाय को विशेष छूट दे रखी, ऐसा है? ऐसा नहीं है, आपको लगता है। उनके आदेश पढ़िए, जब उन्होंने कहा कि सारे धार्मिक संस्थानों से, क्या बोला, सारे धार्मिक संस्थानों से जो तेजी से लाउड स्पीकर में आवाज करते उन्हें क्या कर लिया जाए, उतार लिया जाए। क्या सिर्फ उन्होंने एक धर्म के लिए बोला था? सबके लिए बोला था? चाहे मंदिर, मस्जिद, सिख, गुरुद्वारा, ईसाई कहीं भी हो, चर्च हो, यदि वो आवाज कर रहे हैं तो आप उन्हें हटाइए, कोई विशेष नहीं। योगी साहब जानते हैं कि मुझे इस अनुच्छेद का पालन करना ही है, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जो मेरी संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचे। योगी साहब ने तो अभी तक मुझे नहीं नजर में आया कि कोई काम किया हो, काम अंदर अंदर किया हो तो वो नहीं बता सकता, बाहर जो उनके आदेश हैं तो उनसे आदेशों से पता नहीं चला। कभी कभी हाँ वो रिजिड हो जाते हैं, आपने सुना होगा कि धार्मिक मतांतरण करवाने का अधिकार। धार्मिक मतांतरण तो हर व्यक्ति के लिए, यदि इस्लाम से कोई हिंदू में आना चाहे जबरदस्ती तो उसके लिए भी वही सजा है, मुसलमान से यदि हिंदू बनना चाहे, ईसाई बनना चाहे तो उसके लिए वही सजा। कोई स्पेशल विशेष लिखा है कि नहीं ये सिर्फ मुस्लिम के लिए, यह सिर्फ हिंदुओं के लिए, ऐसा कोई काम नहीं। तो हाँ, इस आर्टिकल का दुरुपयोग अभी तक यूपी में नहीं किया गया, कई जगह होता है पर वो अपने हिसाब से सरकार देखती है।
वो बता देती है कि क्योंकि कोर्ट केस हो जाता है, फिर सरकार को जवाब देना पड़ता है कि हमने कैसे किया, तो सरकार जवाब देती है। यदि उसे जवाब संतुष्ट नहीं लगता तो सरकार वो फिर कोर्ट केस खारिज कर। 27 का मतलब ये। लिखिए 28, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, थोड़ा इसको समझिए। इसमें लिखिए शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थानों में संस्थानों धार्मिक शिक्षाओं को देने, शिक्षाओं को देने और उनका आचरण करने से संबंधित अधिकार, उनका आचरण करने से संबंधित अधिकार। देखिए इसका समझिए, इसका मतलब क्या है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज बने हैं, या फिर वो प्राइवेट हैं, या फिर वो गवर्नमेंट है, या फिर वो अर्ध सरकारी होते हैं, पूरे सरकारी नहीं। प्राइवेट या ट्रस्टी का मतलब क्या होता है कि उसे किसी निजी व्यक्ति ने स्थापित किया है, सरकार का स्थापना में किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं, और सरकार ना ही इन्हें किसी प्रकार की विशेष सुविधाएं देती। जैसे आपने देखा होगा विद्या मंदिर बना, विद्या मंदिर क्या सरकार ने स्थापित किया, उसे एक विशेष संस्था रन कर रही है, वही पैसा देती है, वही नियम बनाती है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो। इसके बाद कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि उसे सरकार थोड़ी सी छूट दे देती, जैसे कुछ जमीन खरीदने के लिए थोड़ा सा विशेष लाभ दे दिया कि चलो 10% आप पैसा मत दीजिए, सरकारी काम है, अच्छा काम। रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो थोड़ा सा छूट दे दिया कि आप 10% छूट यहां भी ले लो। कहने का तात्पर्य यही कि जब सरकार किसी विशेष प्रकार की सुविधाएं पूरी नहीं देती, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपका सहयोग कर देती, रजिस्ट्रेशन में है, थोड़ा सा आपको क्या होता, इस जो वेरिफिकेशन होता है, बच्चों के लिए प्लेसमेंट होता है, वो थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देती है, तो उसे अर्ध सरकारी कहते हैं। इसमें विशेष व्यक्ति का भी योगदान होता है और सरकार का भी। और गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने इसे स्थापित किया है, गवर्नमेंट इसे चला रही है, गवर्नमेंट इसे वेतन भत्ते सारी सुविधाएं देती है। कहने का तात्पर्य यही कि ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो प्राइवेट है, वहां पर धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती, क्या किया जा सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती, किसी प्रकार का कोई रोक टोक। इसलिए आप कभी विद्या मंदिर जाइए तो प्रार्थना ही शुरू होती है संस्कृत के श्लोकों से, और जब आप स्कूल से निकलने ही वाले होते हैं तो आपको वंदे मातरम गवाया जाता है। वहां पर किसी भी धर्म का कोई बच्चा हो, कोई मना नहीं कर सकता, आपको प्रेयर करनी है, स्कूल का नियम, आपको वंदे मातरम कहना, प्रेयर स्कूल का नियम, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सरकार उसे कंट्रोल। एक होता है सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाती। आपने कभी देखा होगा प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल,
आपने यदि कभी पढ़ा हो सरकारी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा, तो क्या वहां पर विशेष समुदाय की शिक्षाएं पढ़ाई जाती है? किसी प्रकार की कोई क्लास लगती है? किसी प्रकार की कोई बुक बताई जाती है कि नहीं ये वाली क्लास होगा, ये वाला पेपर होगा? ऐसा कुछ होता है वहां पर? सरकार ने मना कर रखा कि जहां सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं दी। अर्ध सरकारी में क्या है कि चूंकि ये प्राइवेट और गवर्नमेंट का मिक्सअप है, तो यहां पर चूंकि शिक्षाएं दी जा सकती हैं, लेकिन आप वहां पर प्रेजेंट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, ये व्यक्ति पर निर्भर है। मेरी मन है तो मैं शिक्षा लूंगा, मेरा मन नहीं है तो मैं शिक्षा नहीं लूंगा। मुझे पर कोई जबरदस्ती आरोप, मुझ पर मतलब प्रेशर नहीं। मेरा मन है तो मैं बैठूंगा क्लास में, वो वाला विषय पढ़ूंगा, वो वाले विषय का पेपर दूंगा। अन्यथा मेरी इच्छा नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। इस पर आपको स्वेच्छा से स्वीकार करने की आजादी, इसमें आपको मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं लेना, आपको लेना पड़ेगा। यहां पर किसी प्रकार की आजादी। तो आप तीनों ही ऐसे लिखिए और इसको ऐसे ही कॉलम बना के लिखिए, शिक्षा दी जाएगी। पहले लिखिए प्राइवेट ट्रस्ट, उसके सामने मैं लिखवा दूंगा एक लाइन, ऐसे करके ए बना लीजिए, प्राइवेट ऑब्लिक ट्रस्ट, उसके सामने एरो बनाइएगा। इसमें लिखिए धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती। नीचे लिखिए बी में अर्ध सरकारी, सेमी गवर्नमेंट, इसके सामने एरो बनाइए। इसमें लिखिए धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन बच्चे को उपस्थित होना, लेकिन बच्चे को उपस्थित होना या ना होना बच्चे पर निर्भर है। बच्चे पर निर्भर। अगला लिखिए सरकारी, लेकिन बच्चे पर निर्भर। इसमें लिखिए धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अंतिम बच्चा है, अंतिम से भी अंतिम है, शिक्षा और संस्कृति का, संस्कृति का अधिकार। जो मैंने आपको शुरुआत में 7 अधिकार लिखवाए होंगे, उसमें से ये वाला कॉलम आपको था, शायद ये 5वां 6वां था, मुझे ध्यान नहीं। तो इसमें 2 आर्टिकल हैं आपको ध्यान रखने कि अपने 2 आर्टिकल हैं। एक है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। यह है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। देखिए 29 क्या कहता है, समझिए। 29 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, समझिए इसकी लाइन है, किसी भी व्यक्ति को या कोई भारतीय व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, करने का अधिकार हो। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को, किसी भी समुदाय को उसकी भाषा, उसकी लिपि और उसकी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। इस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया जाए। समझ में आया? तो उसमें लिखिए 29 के सामने लिखिए
किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा, कौमा लिपि, कौमा संस्कृति, को संरक्षित करने का अधिकार होगा। क्या हुआ? संरक्षित करने का अधिकार। ये था 29th ए। 29th बी में क्या लिखा है? जो अल्पसंख्यक संस्थान है उनको छोड़कर, जो अल्पसंख्यक संस्थान है उनको छोड़कर अन्य किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अल्पसंख्यक संस्थान है वहां पर ऐसे भेदभाव हो सकते हैं, धर्म के आधार पर हो सकते हैं, लिंग के आधार पर हो सकते हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक नहीं है, अभी मैं बताऊंगा अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जो अल्पसंख्यक नहीं है उन कॉलेज या उन इंस्टीट्यूशन में किसी भी प्रकार की धार्मिक भेदभाव, किसी भी प्रकार का आपसे उसके लिंग के आधार पर भेदभाव, किसी भी प्रकार की जाति के आधार पर भेदभाव, कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। जैसे पंडित जैन कॉलेज है, यहां पर एजुकेशन दी जाती है, तो क्या यहां पर धर्म के आधार पर एडमिशन होते हैं? क्या जाति विशेष को एडमिशन ज्यादा दिया जाता है? ऐसा कुछ है नहीं। तो ये अधिकार ऐसे। लेकिन जैसे ही आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम सुनिए, यहां पर भेदभाव किया जाता है क्योंकि वो अल्पसंख्यक संस्थान है, उसे सरकार ने अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे रखा, इसलिए वहां पर यदि टीचर होंगे तो एक विशेष समुदाय से हो सकते हैं, वहां भेदभाव हो सकते हैं। वहां जो पढ़ने वाले बच्चे हैं एक समुदाय से हो सकते हैं या विशेष सुविधाएं दी जाती हो दे सकते हैं। यहां पर एक कार्यक्रम चलता है जो यूपीएससी के बच्चों के लिए एक रहने की सुविधा, गाइडलाइन देने की सुविधा, ऐसी कार्यक्रम चलाए जाते। मैंने क्या एक बार नोटिफिकेशन पढ़ा, मैंने भी सोचा था कि एक बार मैं भी टेस्ट देके देखूंगा, शायद मेरा हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। जामिया मिलिया का था, ठीक। लेकिन जब उसकी मैंने नोटिस पढ़ी तो नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा था महिलाएं, मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थी ही सिर्फ यहां पर एडमिशन ले सकते, बाकी अन्य को एडमिशन नहीं दे। क्या? जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। किसमें? उसमें धार्मिक भेदभाव होते, महिलाएं किसी भी धर्म की, उन्होंने कहा वो भेदभाव कर सकते, उन्होंने लिंग के आधार पर भेदभाव कर दिया, मेल है तो नहीं आएगा, फीमेल है तो आ सकता है, और फीमेल किसी भी धर्म की हो सकती, ठीक। तो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन के खुद नियम बनाने के अधिकार हैं, सरकार पर आरोप, सरकार उन पर ये नहीं कह सकती आप सभी को बुलाओ। तो वो अल्पसंख्यक की कहानी अलग है, लेकिन बहुसंख्यक जो संस्थान है वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो उसी 29th ए था, ये 29th बी है, उसी के नीचे लिखो, जैसे 19 ए 19 बी था उसी तरह 29th बी, इसमें लिखो अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर, 29th बी के सामने लिखो अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर, संस्थानों को छोड़कर अन्य शिक्षा के संस्थानों में, क्या छूट गया? अन्य शिक्षा के संस्थानों में धर्म, कौमा जाति, कौमा लिंग, कौमा मूलवंश, जाति, लिंग, कौमा मूलवंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, आदि के आधार पर भेदभाव।
अगला लिखिए अनुच्छेद 30, इसमें लिखिए भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को अपने मनपसंद का संस्थान खोलने की आजादी होगी और प्रबंधन भी वो स्वयं करेंगे। अपने मनपसंद का संस्थान खोलने की आजादी होगी और प्रबंधन भी स्वयं करेंगे। देखिए पेपर में क्या पूछा जाता है, इससे लिख गया, छूटा नहीं। देखिए पेपर में पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान में कितने प्रकार के अल्पसंख्यक दिए गए। तो कितने प्रकार के अल्पसंख्यक हैं? ये अल्पसंख्यक बेटा, दो ही तरह के अल्पसंख्यक भारतीय संविधान में दिए गए हैं, वो है भाषा और धर्म। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है ये समझ। टीएम फाउंडेशन केस 2002, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, इन्होंने यहां पर अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा निर्धारित की और उसी के आधार पर भारत सरकार आज भी मानती है। अल्पसंख्यक की सिर्फ सिंपल सी ये परिभाषा दी उन्होंने कि बहुसंख्यक वर्ग को छोड़कर बाकी सब क्या है, यही परिभाषा, बहुसंख्यक वर्ग को छोड़कर बाकी सभी अल्पसंख्यक। जैसे हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा किस धर्म की आबादी है, इसके बाद सारे संप्रदाय सारे धर्म क्या है। सरकार को अब इस पर बात ही नहीं करना कि कैसी आजादी। इसके तहत हिंदू अपने धार्मिक संस्थान खोल तो सकते हैं पर इसके तहत नहीं, अलग से खोल सकते, उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी जैसे इनको मिलती, क्योंकि इसमें क्या कहा गया, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। धार्मिक रूप से आप अल्पसंख्यक हैं, चाहे हिंदू को छोड़कर बाकी सभी संप्रदाय अपने हिसाब से कोई भी संस्थान खोल सकते। हाँ भाषा, हाँ भाषा पर लिखा क्या, भाषाई अल्पसंख्यक। देखिए अब जैसे मैथिली भाषा है तो सबसे ज्यादा देखा जाता है कि सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है, तो सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा हमारे यहाँ हिंदी है। हिंदी के बाद सारी क्या हो गई। तो इन अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर, यानी इन अल्पसंख्यक हिंदू को छोड़कर बाकी अन्य संस्थाओं के लिए कोई भी संस्थान, कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय खोल सकता, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे मैथिली हो, चाहे मराठी हो, मतलब हिंदी को छोड़कर बाकी। तो आपने देखा होगा कि संस्कृत कॉलेज भी बने हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी बनी है, संस्कृत संस्थान बने हैं। तो लिखिए इसी में, ये बेटा याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा है कि संविधान में कितने प्रकार के अल्पसंख्यक हैं, वो है 2, धर्म और भाषा। लिखिए इसमें भाषाई लिख चुके हैं ना, अच्छा मतलब इतना ही था उसमें। तो ये हो गया आपके अनुच्छेद जो आपको डायरेक्ट अधिकार दिए जाते। अब देखिए अनुच्छेद 32 डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 31 में खा गया, खाना नहीं खाया। 31 को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसमें संपत्ति का अधिकार, ठीक है, छीनने के बाद अधिकार हटाकर उसे कहां रख दिया गया, 300। तो ये हटा दिया तो 31 बचा नहीं है, इसलिए 32 पढ़ा रहा हूं।
पर 31A है, पर वो आपके काम का नहीं है। बेटा इतना ही नहीं याद होता तो 31A पढ़ा के क्या कर लोगे, वे पढ़ के क्या कर लोगे? बता तो मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रखता हूँ, पर तुम्हें याद हो तो ना, तुम उतना ही याद करो जितना मैंने लिखवा दिया, बहुत है। पेपर में 31 से तुम्हारे में नहीं आएगा, यूपीएससी का पेपर होता तो मैं जरूर समझा। 32 में लिखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का, संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। पेपर में कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा, तो अनुच्छेद कौन सा वो, इसके नीचे लिखे, मतलब उसके नीचे इसमें लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार होगा यदि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों को लागू करवाने आता है, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने आता है। देखिए इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में आपको पहले उसके अनुच्छेद दे दिए गए सारे 30 तक, उसमें सारे अधिकार आपको दे दिए गए 14 से लेकर 30 तक। चूंकि ये अधिकार है, यदि ये अधिकार आपको ना मिले किसी कारणवश, जैसे मैंने आपको बताया था जीवन साथी चुनने का अधिकार, सोने का अधिकार, मान के चलिए आपकी नींद रोज हराम की जा रही है, और हराम कौन कर रहा है? नहीं, मम्मी पापा को अधिकार है। जैसे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, आपके एग्जाम चल रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण हो, चूंकि आपको एक शांतिपूर्वक वातावरण प्राप्त करने का भी अधिकार है, रात में क्या है, सोने का भी अधिकार है। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 10 बजे के बाद डीजे बंद हो जाता है, यदि कोई बजाए तो आप पुलिस कंप्लेन कर दीजिए, उनके डीजे उठा ले जाए। तो किस आर्टिकल के तहत वो अधिकार मिला आपको? 31 नहीं 21 अधिकार मिले, अधिकार मिले। स्लीपिंग है ना, राइट टू स्लीप, रात को आप स्लीप करते हैं, और स्लीप यदि में आपकी डीजे वाला बगल में बाबू वाला वो डीजे वाला गाना बजा दे चला रहा है, तो आपको नींद तो आएगी नहीं। एक से एक आजकल गाने चलते हैं, मुझे तो गाने भी नहीं आते, तो मतलब ये डीजे बंद करवाने का भी अधिकार आपके पास। आप मान के चलिए आपको पेपर चल रहे हैं, आपका ये अधिकार किसी भी तरह से वायलेट हो रहा है, पढ़ने का अधिकार, खाने का अधिकार, भोजन प्राप्त करने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए और केस कर दीजिए, और वहां से फिर सरकार, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रेट जारी कर देगा, और फिर सरकार को आदेश देगा कि आप इस आदेश को लागू करें। तो मतलब कोई भी अधिकार, किसी भी तरह का अधिकार छीना जा रहा हो या उसका उल्लंघन किया जा रहा हो, तो आपको यह अधिकार दिया गया कि आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इसी केस में जा सकते हैं, डायरेक्ट अन्य केस में आपको सबसे पहले लोअर कोर्ट जाना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट जाना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। आप कोई भी केस तुरंत सुप्रीम कोर्ट लेके नहीं जा सकते,
मान के चलिए आपके पड़ोसी से झगड़ा हो गया, नहीं आप हम सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस करना होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यदि केस हारे जीते फिर आपको हाई कोर्ट में केस करना होता है, हाई कोर्ट में केस हारे जीते फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। मतलब आपको एक सबसे ज्यादा ये अधिकार दिया गया कि आप बिना किसी निचली अदालत जाए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अपने मौलिक अधिकारों को उल्लंघन की दशा में अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके जा सकते। बाकी अन्य में आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते। बाकी आपको सबसे पहले लोअर कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम। ठीक है, तो लिखिए इसी के नीचे 5 तरह की रिट जारी कर सकता। लिख गया, लिखिए नीचे। व्यक्ति बिना निचली अदालत जाए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाकर अपने अधिकार मांग सकता है। तथा निम्न 5 तरह के रिट जारी कर सकते हैं। क्या रिट? यही है रिट। रिट का मतलब है एक विशेष प्रकार के आदेश। अभी मैं समझा रहा हूं। निम्न 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षण। लिख गए सबके? मान के चलिए कि आप किसी बाहुबली से भिड़ गए, बाहुबली टाइप का किसी व्यक्ति हो। मान के चलिए आप अपने जिले के विधायक से आप भिड़ गए किसी मुद्दे को लेकर। विधायक ने क्या किया, अपने वो चमचों को भेजा और आपको क्या करिए, पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। आपका पता ही नहीं चल रहा है, माँ बाप परेशान हैं, आपके बच्चे परेशान हैं, बीवी परेशान है। अब क्या किया जाए? चूंकि आप यदि इस विधायक की कंप्लेन लेके जाएंगे थाने में, सबसे पहले थाने वाला ही फोन कर देगा, विधायक जी आपके खिलाफ कंप्लेन आई है। पहली बात तो कंप्लेन लिखेगा, पुलिस वाला केस नहीं लिखेगा। सबसे पहले विधायक को ही फोन करके समझाएगा कि साहब आपके खिलाफ कंप्लेन आई। तो फिर विधायक फिर चमचों को भेजेगा, कहेगा उसको उठा के मेरे पास लेके आओ, या पुलिस वाले उसका अच्छा उनको जीप में भरो लेके आओ। ठीक, ऐसी दशा में क्या होता है कि आप बिना थाना मतलब थानेवार नहीं सुन रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए और उनसे कहिए कि चूंकि आपके परिवार का सदस्य गायब, और चूंकि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, हर व्यक्ति, गरिमापूर्ण की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। आप डायरेक्ट कहिए कि हमें आर्टिकल 32 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? पहली रिट जारी करेगी जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी को प्रत्यक्ष दिखाया जाए, क्या मर गया है, जिंदा, कहां। वो आदेश जारी कर सकता है विधायक के खिलाफ कि आपके साथ कंप्लेन आई है, आप उसे 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश कीजिए। फिर कोर्ट सुनवाई तय करेगा कि आगे क्या करें। मतलब किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार अवैध रूप से किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, तो आपको यह अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, उनसे कहिए रिट जारी करें, वो करेंगे, ताकि आपको पता चले कि जिंदा। परमादेश का मतलब है कि कोई आदेश यदि आप लागू नहीं करवा पा रहे, कोई मौलिक अधिकार लागू नहीं हो पा रहा ठीक से, जैसे आपको स्वच्छ वातावरण प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या स्वच्छ वातावरण मिलता है? लेकिन आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जाइए,
कहीं हमें स्वच्छ वातावरण प्राप्त करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा, वो राज्यों को निर्देश देगा कि आप इस पर काम कीजिए। ठीक, परम आदेश मतलब सबसे बड़ा आदेश। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। ये होता है जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट कभी क्या होती है कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, अपने पावर से ज्यादा, कभी कभी ज्यादा पावर यूज कर लेते हैं, तो सरकार या कोर्ट क्या करती है, इसे रोक देती है। उत्प्रेषण का मतलब होता है कोई जांच कर चल रही हो निचली कोर्ट में, तो उसे मंगाकर उसे सॉल्व कर सकता। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है, कभी आपने देखा हो कि कभी आप सरकारी दफ्तर जाएं या सरकारी कार्यालय जाएं, तो वहां के स्टाफ आपसे अच्छे से बात नहीं करते, है, परेशान करते। बैंक वाले सबसे परेशान करते हैं, इतने लाइन लगवाते हैं कि लगता है इन्हीं का बैंक है, यही सबसे बड़े, इन्हीं के मतलब कर्मचारी भी परेशान कर लेता। मैं, मुझे परेशान किया तो मेरा बड़ा दुख है। बैंक वाला सबसे खराब रेटिंग है उसकी मेरे नजरिए। जैसे परेशान कर रहा है, अब वो रौब झाड़ रहा है कि नहीं अगले दिन आना, ये डॉक्यूमेंट्स लेके रहो, ये लेके रहो। तो आपको यदि मूड खराब हो, आप पढ़े लिखे हो, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट जाएगा, पूछेगा इनसे एक लेटर जारी करके, आप किस अधिकार से उन्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, किस अधिकार से आप 15 दिन का डिले कर रहे हैं, किस अधिकार, मतलब आपसे अधिकार पूछेगा कि आपको क्या अथॉरिटी है, आप मना करने की क्या अथॉरिटी आपके पास है। आपको काम करना, आप काम कीजिए। 5 मिनट डिले हो सकता है, 10 मिनट डिले हो सकता है, 20 मिनट हो सकता है, सब 15 दिन थोड़ा डिले होगा, उससे फिर डांट लगा। अधिकार पूछेगा, क्या अधिकार है, क्या अथॉरिटी है, कहीं भी सब हो सकता है, पर आप कर नहीं सकते। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लड़ने। आप यदि वकील हो तो आपको सारे अधिकार पता है। तो मुझे तो मन करता है कि एक बार वकील की वकालत की पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दूं, फिर नौकरी लगने के बाद वकालत मुझे करने का बड़ा मन करेगा तो करूंगा, क्योंकि इससे क्या होता है, पावर आएगी। और कोई होगी तो डायरेक्ट कुछ नहीं, आपको एक पेपर पास करना होता है, आप वो करिए, क्या बनता है, बार काउंसिल के मेंबर बन जाइए, बस एक आप कोई भी, आपको कोर्ट में कोई भी केस लड़ सकते हैं। मेरा तो मन है कि मैं करूंगा, क्योंकि परेशान नहीं करते फिर लोग। आप वकील साहब है ना आप। 5 हो गए, 2 बच्चे बेटा, आज ही लिखो एक एक लाइन के, इसे खत्म करके कल से हम डीपीएसपी पढ़ेंगे। 32 हो गया, 33 लिखो, 2 लाइनें हैं बेटा, सिर्फ आपसे 2 मिनट लूंगा, समझाऊंगा बस, नहीं लिखो इसमें। अनुच्छेद 33 में आपका सहयोग मेरे लिए बहुमूल्य है, क्योंकि समझिए बेटा मेरा पेपर है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लिखिए इसमें, सैन्य सेवा, कॉमा, गुप्त सेवा, जो रॉ होते हैं ना, रॉ वाले, गुप्त सेवा से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के मौलिक अधिकार सरकार तय करेगी, के मौलिक अधिकार सरकार तय करेगी। एक्सप्लेन कर दो दोबारा। सैन्य सेवा, कॉमा, गुप्त सेवा से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के मौलिक अधिकार सरकार तय करेगी। ठीक, अगला लिख लो, अगली लाइन में चाहेंगे तो फिर मैं कल समझा दूंगा। अगली लाइन में लिखो, जहां पर मार्शल लॉ लागू होगा, मार्शल लॉ या सैन्य कानून लागू होगा, वहां पर मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं, वहां पर मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं। जहां पर सैन्य कानून या मार्शल लॉ लागू होगा, वहां पर मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा हो, जो कंटोनमेंट एरिया होता है, जहां सेना के कर्मचारी अधिकारी रहते, छूट गया क्या कुछ, अधिकारी रहते, तो आप जबरदस्ती घूम नहीं सकते वहां पर, नहीं हमारा कैंट में घूमने का मन है, वो रोक देंगे, कहेंगे नहीं, घूमने की स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं है आपको।